स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा का वाइपर मून रोवर जो बनाया जा रहा है, जो लॉन्च होगा इस साल, उसके बारे में बात करते हैं। तो वाइपर क्या है? वाइपर है वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब ये जाके चांद का पोलर रीजन में जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा वॉलेटाइल्स के लिए। एक वॉलेटाइल्स खास तौर पे फोकस किया जाएगा जिसका नाम होता है H2O यानी कि पानी। ये पानी खोजेगा मून के पोल्स पे। और इसको अचीव करने के लिए नासा खुद से सारा चीज़ नहीं कर रहा है, ये एक सीट खरीद रहा है, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज। ये उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। आर्टेमिस जो मेन मिशन है जहाँ पे आदमी भेजेंगे, उस आदमी का मिशन करने से पहले बहुत सारा साइड मिशंस करना होगा। और वो साइड मिशंस अगर नासा खुद अपने बजट में करता बहुत ज़्यादा दाम आएगा। तो नासा का ये है, जैसे कि अभी आईएसएस को सप्लाई करने के लिए सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, ऐसे ये करेंगे। रोवर नासा बनाएगा, डिलीवरी कोई भी और कर दे, कोई भी कर दे, उनको टेंशन नहीं। रोवर वो बनाएंगे, डिलीवरी कोई और कर दे। तो वही CLPS मिशन जो प्रोफाइल बना हुआ है वो उसी के लिए है कि नासा बोले हमको ये चाहिए, कौन कौन सप्लायर ये काम कर सकता है, आइए बताइए, हम उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे। ग्रिफिन लैंडर जो एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी, हाँ ये वही एस्ट्रोबॉटिक है जिसका मतलब जाने टाइम फुस हो गया, टैंक में लीक हो गया, क्रैश हो गया, उसी के पास ग्रिफिन लैंडर। और ये बहुत साल पहले से किया हुआ है, ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सब मिशन आप आज देख रहे हैं तो आज इनका सप्लाई, सब 4-5 साल पहले प्लान किया रहता है, तो वो हटाया नहीं जा रहा है। और रहा बात की उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही था एस्ट्रोबॉटिक्स का, क्योंकि कितना फेलियर होने के बाद भी वो किस हद तक कंट्रोल कर लिए, वो दिखा देता है कि इनका कोर टेक्नोलॉजी सॉलिड है। हाँ, होगा, हमेशा लीक होता है, हमेशा कोई ना कोई डैमेज होता है। ऐसा थोड़ी है कि नासा का कोई भी रॉकेट बूम नहीं हुआ, लिस्ट पड़ी हुई है रॉकेट बूम होने का। तो इसीलिए उस पर अभी भी भरोसा किया जा रहा है। हाँ, अगर ये दूसरी बार भी फेल हो गया तो बात अलग है, तब शायद वो किसी और को खोजेंगे, अभी नहीं। और इनका मोस्ट लाइकली, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक देख रहा हूँ 99% श्योर हूँ कि ये फाल्कन हैवी के ऊपर रख के नवंबर 2024 में, यानी कि इस साल के अंत में लॉन्च कर देंगे। और इनका है कि हम चांद पे पानी खोजेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कभी इसरो कहता है कि हमने खोज लिया, कभी कहता है नासा खोज लिया, कभी कहता है। हो ये रहा है कि हम लोग को बहुत पहले से गेस था कि मून पे वाटर होगा। वो गेस अब नैरो करते जा रहे हैं, यानी कि पहले हो गया कि हम नहीं हुआ, तो फिर दूसरा बोलेगा कि हमने एक ऑर्बिट से एक ऑब्जर्वेशन लिया, उसके बाद फिर चंद्रयान कहेगा कि हम वहाँ जाके मतलब उसके वॉलेटाइल गैसेस से गुजर के, मतलब चांद का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो है, तो उसमें भी आप काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, उससे स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद वो क्लेम कर रहा है, तो ऐसे क्लेम के ऊपर क्लेम हम लोग रिफाइन करते जा रहे हैं। पानी है कन्फर्म, पानी मतलब स्पेक्ट्रम में दिख रहा है, कन्फर्म है, किस फॉर्मेट में, क्या डेंसिटी है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब अब नैरो कर रहे हैं। और ये फाइनली वो जाके उस पानी को छुएगा। इनका टारगेट है कि हमारे मतलब जो इसमें ड्रिल बिट है वो पानी को टच करे। मतलब अभी तक सिर्फ क्लेम था, अब है कि हम फिजिकली टच कर रहे हैं, फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। लिक्विड पानी होगा नहीं, क्योंकि मार्स में ये मार्स बोल रहा हूँ, मून में वैक्यूम है। तो अगर लिक्विड का कोई पॉकेट भी मान लीजिए कहीं से मिलता है, उसमें आप ड्रिल कर देते हो, सीधे इवेपोरेट हो जाएगा, सब्लिमेट कर जाएगा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये टच करेंगे। और रहा बात कि अभी का हमारा अंडरस्टैंडिंग कहता है कि आइस है, लेकिन आइस ऐसे आइस नहीं है, मतलब कि बर्फ की चादर नहीं मिलेगी आपको। आपको ये होगा कि आइस वहाँ के पार्टिकल सब में बंधा हुआ रहेगा, मतलब खुला आइस मिलने के चांसेस बहुत कम है। और रहा बात, यही हमारा गेस है, क्योंकि अभी तक फिजिकली कोई नहीं छुआ है। ये पहला रोवर बन रहा है, इसका एक ही काम है, जाके छुओ, टच करके आओ, लाइक बताओ कि हमने पानी छुआ है। मतलब अभी तक सब गेस है, सब रिमोट ऑब्जर्वेशन है, हमको छू के तुम बताओ, पानी निकाल के दिखाओ। मतलब निकलेगा तो नहीं, बट यू गेट द पॉइंट। मतलब अगर वो बार बार करेगा, इतना ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ पे इतना मिल रहा है, यहाँ ड्रिल कर रहे हैं, यहाँ इतना मिल रहा है, वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और उसी के बाद मतलब आर्टेमिस मिशन को बनाया इस तरह से जा रहे हैं कि चांद पे जाएंगे, लौटना नहीं है, वहाँ परमानेंट करते जाना है। ये नहीं कि अपोलो कर दिया उसके बाद सोवियत यूनियन फुस हो गया तो उसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया, वो एकदम नहीं करना है। इस बार इसी तरह ऐसा नींव रखना है कि जो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेच कर सके। तो वाइपर उसी के मतलब समझिए उसी के लिए एक बड़ा स्टेप है। अब बात करते हैं रोवर के बारे में। तो रोवर है 5 फीट बाय 5 फीट, मतलब 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का आप एक बॉक्स लीजिए। और उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा है, हाइट है 2.5 मीटर का, मतलब एक आदमी से बड़ा है। इसको कहते हैं गोल्फ कार्ट के साइज़ का है गाड़ी। और इसमें है थोड़ा तिगड़म, इसका तिगड़म है, इसका सारा व्हील्स जो है सब में स्टीयरिंग है, सब में ड्राइव है, सब में एक्टिव सस्पेंशन है, मतलब 4x4x4 दिया हुआ है।
यानी कि आप देख सकते हैं जब ये इंक्लाइन पे जा रहा है, मतलब पीछे वाले टायर्स को इतना वो पीछे खींच सकता है और आगे वाले टायर को इतना नीचे कर सकता है कि काफ़ी हद तक लेवल हो जाए। मतलब 15 डिग्री का इंक्लिनेशन पे भी ये सीधे-सीधे चले। और आप देख सकते हैं कि सारा एक्सिस अपने इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, यानी कि जब इसको पार्क करना है, तो चक्का एक डायरेक्शन पे रहेगा तो आप मूव कर सकते हो। सारा चक्कों को स्टार पैटर्न में लगा दिया, मतलब कि सब 45 डिग्री हो जाएगी दूसरे से। उससे फ़ायदा होगा किसी भी हालत में वो फिसलेगा नहीं, कि मान लीजिए मोटर का मैग्नेटिक टॉर्क खत्म हो जाता है या आप इलेक्ट्रिकली शट डाउन करते हैं, फिसल सकता है। नहीं सर, चक्का ही इस फिजिकल डायरेक्शन में कर देना है कि वो फिसले ही नहीं। चाहे स्लोप में भी जाके उसे रोका जा सकता है, मतलब पार्किंग है। दूसरा है, चूँकि ये सारे चक्के इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कहीं दलदल जैसा बनता है जहाँ पे आप धँस सकते हैं, वहाँ पे ये क्रॉल करने लगेगा। मतलब ये सीधे चलने लगेगा, मतलब ये 4 चक्का को ब्रेक लगा देगा, फँसेगा नहीं। तो ये बन रहा है, मतलब व्हील्स के इंजीनियरिंग में थोड़ा बह गए ये लोग। एक काम करो 4 व्हील ड्राइव दो, चलो ठीक है सर, कॉमन चीज़ें होता रहता है। एक काम करो थोड़ा-सा उसमें स्टीयरिंग भी डाल दो, चलो सर हो जाता है, वो भी हो जाता है। एक काम करो उसमें एक्टिव सस्पेंशन भी डाल दो, मतलब थोड़ा ज़्यादा बह गए। अब ये पावर है सोलर पावर्ड, बैटरी बैकअप पे चल रहा है और इंसुलेशन पे चल रहा है। क्योंकि ये एक्चुअली सोलर पावर के होने के बावजूद भी इसका एम है कि ये लूनर नाइट क्रॉस कर सके। यानी कि ऐसा नहीं हो कि जैसे जापान का मिशन था, इंडिया का मिशन था कि और रशिया का मिशन में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो क्रैश ही कर गए कि मतलब वो गया, रात हुआ काम खत्म, वो नहीं। रात हुआ, इसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी इंसुलेशन है, सोलर पावर है और बैटरी बैकअप दिया हुआ है कि वो हीट करते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स का ड्रॉप ना कर जाए। तो ये इनका टारगेट है और इसमें हीट पाइप भी दिया गया है, रेडिएटर्स भी दिया गया है कि ओवरहीट नहीं हो। मतलब एक तरफ आपको हीटर चाहिए, दूसरी तरफ ओवरहीटिंग, वो समझिए जब धूप में आता है तो बहुत ज़्यादा भूंज जाते हैं। उसके लिए आपको रेडिएटर चाहिए, हीट पंप चाहिए, ताकि वो उस टाइम में जाए, यानी कि जब सन थोड़ा ज़्यादा प्रेम बरसा रहा है, आप ओवरहीट ना हो जाए, उस टाइम के लिए चाहिए। और ये नासा का पहला रोवर होगा जिसमें हेडलाइट्स डाला जा रहा है। खूब सारा लाइट है इसमें, और लाइट इसलिए डाला जा रहा है कि जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे शैडोड रीजन है, यानी क्रेटर है, क्रेटर का रिम इतना ऊंचा है कि सनलाइट कभी नहीं पहुंचता अंदर। तो वहाँ जाना है, तो वहाँ ऑब्वियसली लाइट है ही नहीं, आप देखोगे क्या? तो इसीलिए वहाँ पे मतलब समझिए हेड लैंप्स लगे हुए, एक्चुअल हेडलाइट लगाया गया है इसमें। ये पहली बार है रोवर में हेडलाइट डाला जा रहा है। तो ये मतलब बहुत अच्छा फुटेज दे पाएगा। और ये 15 डिग्री का इंक्लाइन तो आपको बता ही दिया, मतलब फिसलेगा नहीं। वहाँ अगर इंक्लाइन में इसको रुकना है किसी भी कारण से, मान लीजिए डेटा पैकेट भेज रहा है और होगा ये इंक्लाइन पे, ये इंक्लाइन पे सारा चक्का लॉक कर देगा, फिर आराम से आप डेटा भेजता रहेगा अगर इसको ज़रूरत पड़ता है तो। तो रोवर में काफ़ी तिकड़म दिया गया है। 6 चक्का वाला डिज़ाइन हटा के 4 चक्का में आ गया, और क्रॉलिंग मेरे को बहुत मज़ा आया, सीधे क्रॉल कर रहा है। ओह! दलदल है, वो कोई टेंशन नहीं है जी, मैं तो दलदल के ऊपर तैर जाता हूँ। रोवर में थोड़ा बह गए। अब बात करते हैं पावर। तो पावर में यहाँ समझिए कि ये अनफॉर्च्यूनेटली आरटीजी नहीं इस्तेमाल कर रहे जो रशियन वाला मिशन में था, और ना ही रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स कर रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि सोलर में आपका सारा पावर है, चाँद में सोलर में आप सब चीज़ कर सकते हैं। बस अगर उसे नाइट में ठंडा ना होने दें, यानी कि आप रेडियो आइसोटोपिक हीटर यूनिट लगा दें, जो 1-1 वाट का हीटिंग एलिमेंट्स आता है, इतना छोटा होता है। वो आप मतलब कई बार हम लोग डीप स्पेस मिशन में डालते हैं, तो वो अगर स्ट्रेटेजिक जगह पे आप डाल देते हैं, तो टेम्परेचर कभी घट ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेडिएशन कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा जब तक उसका हाफ लाइफ खत्म नहीं होता, और वो बहुत लंबे टाइम में होगा। तो आपका आराम से ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लंबा चल सकें। मतलब आपको आरटीजी बहुत महँगा होता है, लेकिन रेडियो आइसोटोपिक हीटर यूनिट उतना महँगा नहीं होता, तो वो डाल सकते थे, नहीं चूज़ किया गया है। चांसेस है कि कमर्शियल पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइसेंसिंग हुला-लला, झिंगा-लला हो जाएगा, इसीलिए नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अपोलो में वो आरटीजी ले गए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ के लिए आरटीजी ही ले गए थे। मार्स में जो आपका रोवर्स चल रहे हैं, वो सब आरटीजी पे चल रहे हैं, और किसी चीज़ में उतना पावर नहीं है। तो ये ना इस्तेमाल करके इनका हो गया है कि इनको पूरी तरह से सोलर पावर चल रहा है। यानी कि मान लीजिए सोलर पावर कर रहे हैं और इनका साइंस इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बिजली खाने लगेगा, वो बंद कर देंगे इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सोलर के सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं है। जितना भी है वो 400 वॉट्स के आसपास का इनको रेंज है, उसी के अंदर सारा काम करना है। तो सोलर पावर है, बैटरी भी डाला गया, वही उसको चलेगा, और हीटर्स भी दिया गया है। और इनका टारगेट है कि ये 4 दिन तक, यानी धरती का 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 दिन तक ये बिना सोलर पावर के रह सकता है। अब बोलेंगे सर, नॉर्मल टिपिकल लूनर नाइट जो होता है वो तो 14 दिन तक का होता है। ये बात सही है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोवर का जो पाथ फाइंडिंग किया गया है, यानी कहाँ-कहाँ इसे ले जाएँगे, सब जगह पे इसमें एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सन मतलब शैडो जो है सिर्फ़ 4 दिन के लिए आता है। जैसे कि हमारे केस में पोलर रीजन में कई बार होता है ना कि 6 महीने तक सन डूबता ही नहीं है, या 6 महीने तक उगता ही नहीं है। वैसा ही वाला सिचुएशन यहाँ पे भी है कुछ-कुछ लोकेशन पे, कि जहाँ पे उसका ज्योमेट्री ऐसा लाइन अप हो गया है कि वहाँ शैडो सिर्फ़ 3 दिन तक के लिए रहता है, और बनाया गया है कि 4 दिन तक ये चल सके। तो लेकिन हाँ, उसका साइड इफ़ेक्ट है कि ये इसको भागना पड़ेगा, इसको चेज़ करना पड़ेगा, जो सेफ पॉइंट्स सेलेक्ट किया गया है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक ऐसा नहीं कहीं पे भी चल रहे हो, कोई टेंशन नहीं, इनको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, सर शैडो आने वाला है, शिफ्ट हो जाओ सेफ्टी में। अगर मिस कर दिए, तो लटक सकते हैं।
तो ऐसे करके पावर मैनेज किया जाए। हेडलाइट दिया गया है कि जब गड्ढे में जाएँगे हेडलाइट से सारी चीज़ चेक कर लेंगे और दिखेगा बैटरी का पावर कम हो रहा है, बंद करो, निकलो बाहर। तो पावर कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या डाला गया है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम थोड़ा कोई ज़्यादा बह गया था। द रेगुलेथ एंड आइस ड्रिल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू टेरेन्स, ट्राइडेंट। ये मतलब हमको सीधा लगता है कि इनको ट्राइडेंट बोलना था, इसीलिए मार तिगड़म करके ज़बरदस्ती का नाम बनाया है। ट्राइडेंट बोलना था, ट्राइडेंट बना दिए। तो ये है वो ड्रिल, मतलब ये 1 मीटर तक का ड्रिलिंग करेगा। ये मेन पूरा खेला इसी चीज़ पे, इसको ड्रिल करना है क्योंकि बोल रहे हैं अभी तक पानी छुआ नहीं है और सरफेस पे पानी आपको मिल नहीं सकता क्योंकि सब्लिमेट कर जाएगा। वो मतलब वेपर में बदल के वो बाहर चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। तो आपको चाहिए जो घुस के सब सरफेस में कर सके और बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं करनी है क्योंकि मान लीजिए आपको 15-20 मीटर ड्रिलिंग करने के बाद मिलता है। चाँद पे अभी हमारी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि 15-20 मीटर तक की ड्रिलिंग कर सकें। तो जितना रियलिस्टिकली किया जा सकता है, वही करेंगे और अपोलो में भी ये था कि वो जो ड्रिल दे तो दिए थे 3 मीटर तक का, वो उतना हो नहीं पा रहा था। सोचिए आदमी था, वो नहीं कर पा रहा था। तो 1 मीटर का टारगेट किया गया कि 1 मीटर तक का आप सैंपलिंग लेते रहो। तो ये ड्रिल बनाया, जैसा आप देख सकते हैं 250 वॉट का हैमर ड्रिल है जिसका बिट रेट है 1800 बिट्स पर मिनट है और रोटरी आपका 250 वॉट्स का चल जाता है। 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। काफ़ी सारा और इसमें मतलब ऑगर जो है, जो स्क्रू है, उसमें एक ब्रश लगाया हुआ है, वो सारा पार्टिकल झाड़ता रहेगा और वो जहाँ झाड़ रहा है, वहाँ पे एक स्पेक्ट्रम कैमरा है, जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर देगा। तो पूरा खेल इसी का, ये जो आप ब्रश देख रहे हैं, ये मतलब जैसे ही स्क्रू ऊपर रिट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो झाड़ के हटा देगा और झाड़ के जहाँ गिरेगा, वहाँ पे ये कैमरा उसको एनालाइज़ करेगा कि एक्चुअली क्या है। और यहीं पे इनको देखना है, आइस पार्टिकल्स देखना है, पूरा H2O देखना है। मेबी कुछ देर के लिए अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रेशर से वहाँ आइस फँसा हुआ था, आप निकाले, तुरंत वो भाप बनने का कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन तुरंत हो नहीं जाएगा, मतलब इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मे बी और इसमें खूब सारा लाइट कैमरा-वैमरा खूब दिया गया है, तो मे बी हम लोग ऐसा कर सकते हैं ड्रिल कर, अरे आइस व्हाइट कलर का दिख जाए। असंभव नहीं है। जैसा 1-2 बार मार्स में हम लोग को दिखा है कि चक्का कहीं से गया, चक्का वहाँ गड्ढा हो गया, वहाँ व्हाइट दिखा, व्हाइट कुछ देर में गायब हो गया। अच्छा वहाँ आइस था। तो शायद मार्स के केस में वो ड्राई आइस था, यहाँ पे वाटर आइस मिले। तो ये उनका ड्रिलिंग, सारा खेला ड्रिलिंग पे है। दूसरा है न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम, ये डाला गया है ताकि कॉस्मिक रेज़ बहुत बम्बार्डमेंट करता है, उससे बहुत सारा स्कैटर रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन को आप स्टडी करेंगे तो हर एलिमेंट का सिग्नेचर अलग होता है, हर मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड का सिग्नेचर अलग होता है। काफ़ी डिटेल से आपको पता चल जाएगा क्या आप देख रहे हैं। दूसरा नियर इंफ्रारेड वॉलेटाइल्स स्पेक्ट्रोमीटर, बोले वॉलेटाइल्स, जो चीज़ वॉलेटाइल्स होता है, ज्योग्राफी में लोग वॉलेटाइल्स का एक पूरा कैटेगरी है, उसी को पढ़ने के लिए कैमरा है। फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑब्जर्वेशन ऑफ लूनर ऑपरेशंस, ये मास स्पेक्ट्रम दिया है डबल चेक करने के लिए, क्योंकि बोल अभी तक हम लोग एकदम एब्सोल्युटली श्योर हैं पानी है, लेकिन अब आप वहाँ जाके खोज रहे हो, वहाँ पे भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो मात्रा के साथ काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र है या तालाब है, मात्रा बहुत मिक्स है। मतलब ऐसा समझिए एक तालाब है जिसमें बालू भरा हुआ है, आपको बालू खोद के देखना है, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कोई यहाँ नहीं रहे कि जब हम बोल रहे हैं यहाँ पानी है, तो मतलब पानी है, इतना सारा तिगड़म कर रहे हैं और ड्रिल एकदम एब्सोल्यूटली सर हम निकाल के दिखा देते हैं। तो ये इनका इंस्ट्रूमेंट वाला सिस्टम है। अब बात करते हैं मिशन क्या है। तो मिशन इनका टारगेट है कि ये 100 डेज़ तक चलना चाहते हैं और इसमें ये 3 बार लूनर डे और नाइट साइकिल सर्वाइव करेंगे। अगर ये 100 डे तक सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा कि सर हमने ये बोला था हो गया। जैसे कि जो क्यूरियोसिटी में जो हेलीकॉप्टर डाला गया था, वो हेलीकॉप्टर का था कि अगर सब 7-8 ये मतलब 4 बार उड़ जाता है, लैंड कर लेता है, हम सक्सेसफुल मानेंगे, वो उससे बहुत ज़्यादा किया। यहाँ पे भी वही है। मान लीजिए सब चीज़ सक्सेसफुल हो जाता है, 100 दिन के बाद बंद नहीं किया जाएगा। वो लेकिन 100 दिन को करना है। अगर 100 नहीं करते तब कहेंगे कि सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं हुआ। 100 डे अब कितना दूरी ये ट्रैवल करना चाहते हैं? 20 किलोमीटर। अब बोलेंगे 100 दिन में सिर्फ 20 किलोमीटर चलेंगे? हाँ, रोवर से बहुत धीरे चलाया जाता है क्योंकि अगर लुढ़क गया या गिर गया, वो सीधा होगा नहीं और वहाँ कोई मैकेनिक है नहीं। तो इसी कारण से लिमिट बहुत कम है। इलेक्ट्रिकली प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत तेज़ चला सकते हो। अपोलो के टाइम में जो रोवर्स थे वो बहुत तेज़ चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था आदमी है वहाँ, उसपे एक्चुअल आदमी बैठा हुआ है। तो आदमी बहुत सारी चीज़ सँभाल लेगा। मतलब ये इसका प्रोसेसिंग बहुत बम-बम होता है। और जैसे था ना कि अरे! अपोलो के टाइम में लैंड कैसे किया? आदमी देख के लैंड करा रहा था। आपका ये दोनों आँख का बेस्ट स्टीरियोस्कोपिक विज़न मिल रहा है। आप देख के लैंड करा रहे हो कि लैंड करो, लैंड करो, लैंड करो। इसीलिए मतलब रेडार को उतना डिटेल नहीं मिलता जितना 2 आँख को मिलता है। और आँख मान लीजिए आप बोल दो बहुत बढ़िया कैमरा से बदल दिए। इतना सॉफ्टवेयर जितना यहाँ पे है वो अभी अभी आसानी से नहीं अटता है किसी में। तो 20 किलोमीटर ये ट्रैवल करना चाहते हैं और एक्स बैंड से ये डायरेक्ट धरती से बात करेंगे, यानी कि 7 गीगाहर्ट्ज़ से 11.2 गीगाहर्ट्ज़ के बीच का जो बैंड है, उस बैंड का इस्तेमाल करके ये डायरेक्ट धरती से बात करेंगे, यानी रिले-विले नहीं है। बात किससे करेंगे? वो करेंगे डीप स्पेस नेटवर्क से, डायरेक्ट डेटा डंप किया जाएगा। और
इसमें ये रिमोट ड्राइव पे चल रही है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि मून इतना दूर नहीं है कि वहाँ पे आप सिग्नल डिले बहुत ज़्यादा हो। जैसे 20 मिनट का सिग्नल डिले नहीं है, 7 टू 8 सेकंड का डिले होता है सारा चीज़ चेन मिला के। तो वो थोड़ा-सा लैगी रहेगा लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। तो रिमोट ड्रिवन है यानी कि कोई इसको एक्चुअली ड्राइव करेगा धरती से। लेकिन हाँ, ऑन बोर्ड स्मार्ट्स हैं यानी कि ऑन बोर्ड ये जितना सेंसर डेटा ले रहा है, जैसे बोला हेडलाइट का डेटा ले रहा है ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस कैमरा भी है, वो सारा का डेटा लेके ये फ़िल्टर करेगा मतलब कि आपने बोला कि तुम वहाँ जाओ, कैसे वहाँ जाओगे ये खुद से करेगा। तो रिमोट ओवरराइड दिया जा रहा है और ह्यूमैनिटी के पास मतलब मेन वही है कि हम लोग चल के एग्ज़ैक्टली कहाँ पे फ्रॉस्ट है, एग्ज़ैक्टली कहाँ पे आइस बेयरिंग है, मतलब पानी को छूना है। अभी तक सिर्फ़ गेस कर रहे थे, नहीं, अब हमें पानी छू के दिखाना है कि सर पानी फिज़िकली है कि नहीं। और यही इसका मतलब लॉजिक ये है कि ऐसे-ऐसे चलते-चलते वो बहुत सारे एरिया को मैप कर लेगा। मतलब ये सिमुलेशन है लेकिन आइडिया यही है कि ये जब चलेगा, सक्सेसफुल करेगा, तब हम लोग बता पाएँगे सर यहाँ पानी है, जो हम मैन्ड मिशन भेजेंगे, यहाँ पे जाके ड्रिल करो, ये मटेरियल कलेक्ट करो, इससे हम लोग पानी निकाल लेंगे। ये करना है मिशन में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वाइपर रोवर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जॉइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।